चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, फ्री कंसेंट। अब देखिए एक्ट क्या कहता है उसको बाद में देखेंगे, आप नॉर्मली समझिए। फ्री कंसेंट, सहमति, फ्री। फ्री मतलब बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। जब आप किसी व्यक्ति से उसकी सहमति बिना दबाव, बिना प्रेशर के लेते हैं, उसको बोलते हैं फ्री कंसेंट। क्या बोलते हैं? फ्री कंसेंट। यहां पर देखिए डेफिनेशन क्या दे रखी है, टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंटेड व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम मैनर। जब दो व्यक्ति एक चीज को सेम तरीके से, सेम मैनर में समझते हैं, अग्री करते हैं, मतलब दोनों बात को समझ गए हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्री कंसेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी ने एग्रीमेंट किया कुछ बेचने का, खरीदने का, दोनों अग्री करके अमाउंट पे भी अग्री करके, दोनों को बात समझ भी आ गई। मतलब बेसिकली बोथ पार्टी शुड अंडरस्टैंड द एग्रीमेंट इन ए रैशनल वे। कौन सा वे? रैशनल वे। तो उसको क्या बोलेंगे बेटे? फ्री कंसेंट। यार अगर सामने वाला आपकी बात बिना प्रेशर के समझ रहा है तो फ्री कंसेंट है। क्या है वो? फ्री कंसेंट, राइट। अब देखिए एक और डेफिनेशन इसकी जो गिवन होती है, आप देखेंगे उसको सेक्शन नंबर 14 में। पहला 13 था, 14 आपको बताता है कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय 5 थिंग्स। 5 ये नहीं होनी चाहिए: कर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। अब इनकी मीनिंग है, बात करेंगे। पहले 4 में वॉइडेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट वाले में वॉइड होता है। देखिए कर्शन वेरी इंपॉर्टेंट। कर्शन का मतलब होता है फिजिकल फोर्स। क्या? फिजिकल। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। कोई भी ऐसा काम करना या सिर्फ धमकी देना जो आईपीसी के, भारतीय दंड संहिता में मना है, या अनलॉफुल डिटेन करना, किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेना या कब्जा करने की धमकी देना, विद द इंटेंशन टू कॉज दैट पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, ताकि वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में आ सके। आपने कहा, आपने गुंडे भेज दिए, गुंडों धमकी दिलवा दी, आपने एक्चुअल में गुंडों से मार पिटाई करवा दी, आपने किसी गाड़ी पे तोड़फोड़ करा दी, प्रॉपर्टी डिटेन कर ली, और आप चाहते हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, उसको क्या बोलते हैं? कर्षण। कर्षण करना भी कर्षण है, कर्षण की धमकी देना भी कर्षण है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को कहा सेल योर हाउस टू मी, बी से नॉट इंटरेस्टेड। ए ने रखा गन, गन पॉइंट पे बोला अब देगा, करे ले जाओ घर मेरा, राइट। बंदा और क्या करेगा? ऑब्वियसली उस टाइम तो दे देगा, बट क्या कंसेंट फ्री है? नहीं, बाद में उसके ऊपर केस करेगा। तो इफेक्ट ऑफ कर्षण क्या होगा? पहला, इट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। एग्रीव पार्टी तो वो पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं ली गई। सेकंड, और पार्टी मस्ट रिस्टोर द बेनिफिट। दोनों को रिस्टोर करना पड़ेगा। मान लो मैंने आपका 5 करोड़ का मकान 1 करोड़ पे खरीद लिया गन पॉइंट पे, आप मेरे को मकान, मैं आपको मकान वापस दूंगा, तो 1 करोड़ भी दोगे नहीं दोगे? या आपको 1 करोड़ क्यों दे? ऑब्वियसली आपको भी रिस्टोर करना पड़ेगा। क्लियर है? यार देखिए, पहला एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। एग्जांपल, मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को कहा सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो सुसाइड कर लूंगा। सुसाइड करना भी एक क्राइम है। अब बेचारी डर जाएगी, उसका पति सुसाइड कर लेगा तो प्रॉपर्टी कर देगी, बाद में वो वकील की सलाह लेके केस करेगी, राइट। या फिर सबसे खतरनाक जो हमारे यहाँ पे करते हैं, जो गुंडे लोग करते हैं ना, फिरौती मांगने वाले, कि भाई साहब प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, नहीं तो तुमको गोली से उड़ा देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये भी क्या? एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। लाइक मर्डर, किडनैपिंग, सुसाइड, बॉडीली हार्म, गन पॉइंट्स, ये सारे, ठीक है ना। हमारे कई जगह पे तो गन की जरूरत नहीं पड़ती, लठ लेके पहुंच जाते हैं। करेगा नहीं करेगा? कर देगा भाई, क्यों नहीं करेगा ना। अच्छा, लठ वालों से बंदे इतने डरते हैं, वो उसको वॉइडेबल भी नहीं करते बाद में, है ना। उसको पता है इसको पकड़ेंगे 4 बंदे और आगे लठ मारेंगे, है ना। सेकंड, थ्रेटनिंग टू डिटेन। डिटेन करना, किसी को कब्जा कर लेना। जैसे एजेंट ने अपने प्रिंसिपल को कहा कि ना मेरी पेमेंट करा दो सारी, अगर नहीं कराओगे, लाइबिलिटी नहीं, या मेरी लाइबिलिटी खत्म नहीं करोगे, मैं तुम्हारी किताबों पे कब्जा कर लूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कब्जा कर लूंगा और दूंगा नहीं। अब ये भी क्या? प्रैक्टिकली वॉइडेबल। आप सीधे तरीके से उससे पैसे निकलवाइए, अगर आपके लीगल बनते हैं। लीगल नहीं बनते तो वैसे भी नहीं आप निकाल सकते, तो आप डिटेन नहीं कर सकते। और इट डजंट मैटर उस समय आईपीसी फोर्स में है या नहीं है। कई बार ना क्या होता है, अब तो इंडिया में पूरी जगह आईपीसी लगता है, कई जगह पे पहले नहीं लगता था, और कई बार राष्ट्रपति शासन लग गया, 100 चीजें होगी। आईपीसी पूरे इंडिया के लिए है, उस दिन लग रहा है नहीं लग रहा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे? सारी चीजें गलत है तो गलत है। क्लियर है यहां तक? अनड्यू इन्फ्लुएंस बता सकते हो? मोरल, मेंटल प्रेशर, फिजिकली हार्म नहीं करना, उसके दिमाग पर असर डालना। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूस्ड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस व्हेन द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज सच दैट
वन पार्टी इज इन a position to dominate the will of other and uses that position to influence that. कह रहे एक पार्टी ऐसी पोजीशन में दूसरे को डोमिनेट कर सकती है और करती भी है. बेटे डोमिनेट पोजीशन पे होना गलत नहीं है. फादर की पोजीशन सन के ऊपर रहेगी हमेशा डोमिनेट, बट फादर अगर सन के साथ गलत करता है, गुरु की शिष्य पर, डॉक्टर की पेशेंट पे, सीए के अपने क्लाइंट पे, लॉयर के अपने क्लाइंट पे, पोजीशन गलत होना गलत नहीं है, पोजीशन का गलत यूज करना गलत है. राइट. कुछ एग्जांपल देखिए, फादर सन, डॉक्टर पेशेंट, गुरु डिवोटी, लॉयर और सीए और क्लाइंट. राइट. एनालिसिस क्या है? पहला पार्टी का रिलेशन होना चाहिए. रिलेशन का मतलब एक ऐसा रिलेशन जो इन्फ्लुएंस कर सके. इवन हम कई केस में हस्बैंड वाइफ भी आए थे यहाँ पर, यू नो, रिलेशन ऐसा बन जाता है, वो कहती है हाँ मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए. आजकल के हस्बैंड तो लगे करे जा बाय बाय, है ना. उधर एक जोक कह रही है मैं अपने घर जाना चाहती हूँ. हस्बैंड कहता है जाओ फिर, कोई दिक्कत नहीं. कह रहा है तुम प्रॉमिस करो जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तुम मुझे लेने नहीं आओगे. हस्बैंड कहता है प्रॉमिस, लेकिन तुम भी एक प्रॉमिस करो, जब तक मैं लेने नहीं आऊंगा तुम वापस नहीं आओगी. हैं? राइट. चले, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर. विल का मतलब है इच्छा. क्या है? एक आदमी ऐसी पोजीशन में है कि वो आपकी विल को डोमिनेट करता है. मान लो एक पेशेंट है डॉक्टर के पास. अब डॉक्टर जो ओपिनियन देगा, जो सर्जरी बताएगा, जो दवाई देगा, डॉक्टर पेशेंट ले लेगा. चाहे डॉक्टर होता है, उससे नकली कागज पे साइन करवा ले डोमिनेट करके, भी इतना पैसा लगेगा तो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे. तो गलत है वो गलत नहीं है. चार बातें पढ़ते हैं इसमें हम. फिड्यूशियल रिलेशन, रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी, मेंटल डिस्ट्रेस और अनफेयर बार्गेनिंग. राइट. ये एडवांटेज. पहला रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी. समझिए, रियल होता है होनी चाहिए अथॉरिटी, एपरेंट दिखाई देनी चाहिए. अथॉरिटी होना काफी नहीं है, दिखना भी काफी नहीं है, दोनों चीज होनी चाहिए. एक्चुअल अथॉरिटी शुड बी देयर एंड अथॉरिटी शुड बी विजिबल. क्या होनी चाहिए? जैसे क्या आप मानते हो कि डॉक्टर पेशेंट अथॉरिटी में होता है? ऑब्वियसली. क्या मानते हो कि मास्टर की अपने सर्वेंट के ऊपर अथॉरिटी है? ऑब्वियसली है. सेकंड फिड्यूशियरी. फिड्यूशियरी होता है गुड फेथ, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, विश्वास. वो व्यक्ति उस व्यक्ति के ऊपर, दूसरे व्यक्ति के ऊपर विश्वास करता है जिसकी बातों में वो आ जाता है. सेम वे पेरेंट चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ, डेटर क्राइटर, सोलिसिटर क्लाइंट, वो सारे. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, विद रिस्पेक्ट टू ऑल द गुरुजीस, कई आपको पता है फ्रॉड भी होते हैं दुनिया में. हर अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं. कई बार मूवीज में खासकर दिखाते हैं गुरु ने अपने शिष्य को मेंटली इन्फ्लुएंस करके, कहता मोह माया में क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली. उसने उस समय तो कर दी, उसको समझ नहीं आया, है ना. तो बाद में उसको समझ आया तो क्या वो अपनी प्रॉपर्टी रिस्टोर करवा सकता है? नहीं करवा सकता? करवा सकता है. मेंटल डिस्ट्रेस होना चाहिए. मतलब या तो व्यक्ति ऐसा है कि वो समझ नहीं पा रहा, वो ट्रॉमा में है, सदमे में है, वो मेंटली इनकैपेबल है, अनसाउंड माइंड है कुछ माइंड समय के लिए, या रैशनल डिसीजन नहीं ले पा रहा, चाहे उसकी मेडिकल कंडीशन है, उसकी मेंटल कंडीशन है, कुछ भी होता है. एक आदमी बहुत बुजुर्ग है, उसको समझ नहीं आ रही, आपने उससे अपने नाम करवा ली प्रॉपर्टी. ये एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, आपने उसे अंगूठा लगवा दिया. यह आदमी इलिटरेट है या बीमार है, बीमार आदमी से भी लोग करवा लेते हैं, साइन करवा लिया, अंगूठा लगवा लिया कि डॉगी हॉस्पिटल की स्लिप है. या बीमारी वाले को आप परेशान भी कर सकते हो कि प्रॉपर्टी अपने नाम कर, हमारे नाम कर देंगे तो तेरा इलाज नहीं कराएंगे. पढ़े लिखे को लोग डरा देते हैं कि गवर्नमेंट आगे कब्जा कर लेगी. ये दुनिया भर की चीजें हैं जिससे आप उसके मेंटल लेवल पे क्या डाल रहे हो? प्रेशर डाल रहे हो. जैसे एग्जांपल देखो, डॉक्टर पेशेंट के एडवांटेज ले सकता है? ले सकता. यस. मिस्टर ए अपने ओल्ड ग्रैंडफादर के एडवांटेज ले सकता है? ले सकता. ले सकता है. क्या तो बीमार हो, क्या तो पढ़े लिखे ना हो, कुछ भी हो सकता है. एंड लास्ट अनफेयर बार्गेनिंग. अनफेयर बार्गेनिंग होता है कि आप उसके ऊपर फुली डोमिनेट कर गए हो. मतलब आप अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन रहे, आप उसको परेशान करो, उसको समझ नहीं आ रही. जैसे इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूं. मिस्टर एक ना फाइनेंसर है, लैंडलॉर्ड होते हैं ना, पैसे उधार पे देते हैं और बड़े खतरनाक लोग होते हैं, आपने देखा होगा वो लोग. एक यंग बच्चा बी, उसको शराब पीने की आदत है, उसको आदत पड़ी है नशे की, उसको पैसे चाहिए. क्या चाहिए? पैसे. वो गया एक के बाद 1 लाख रुपए दे दिए. एक कहता है 5% पर मंथ. अब प्रैक्टिकली इन रियलिटी 5% पर मंथ इज ए प्योर अनफेयर बार्गेनिंग. मार्केट में 1 या 1.5 या 2% रेट चलता है, 5% पे दे दिया आपने. उसको जरूरत थी, वो उसको नशे की आदत, वो लेके चला गया, बात खत्म. या जुड़ी की नशे की आदत है किसी और, मान लो उसको अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराना है और उसको 1 लाख देने हॉस्पिटल में, वो तो भैया 5% पे भी लेगा, 10 पे भी ले लेगा. इनफैक्ट गलत किसने किया है? मिस्टर ए ने. तो इसको बोलते हैं अनफेयर बार्गेनिंग. ये चारों तरह की बातें अनड्यू इन्फ्लुएंस में आती है. अब मुद्दा चलो अनड्यू इन्फ्लुएंस तो हो गया, अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा? वॉइडेबल. चलिए क्या होगा? एंड फर्दर कि आपने पोजीशन का एडवांटेज लिया, सेम बात.
अब देखिए कंसिक्वेंस, पहला एग्रीमेंट वॉइडेबल है, एग्री पार्टी आपके ऊपर केस करेगी। अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट दो काम करेगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर देगा एब्सोल्युटली, कहेगा जैसे लैंडलॉर्ड वाला एग्जांपल हो, भाई पैसे वापस ले अपने और ब्याज खत्म, लेकिन बंदा कहेगा सर मेरे पास तो पैसे नहीं वापस देने के लिए, कैसे दूं, फिर कोर्ट उसमें मॉडिफिकेशन कर देगा टर्म्स कंडीशन। कोर्ट कहेगा चलो ये बच्चा 1 लाख रुपए तुम्हारे देगा, तब तक ये ब्याज देगा, मगर 2% भी देगा, 5% देगा, फिर बार्गेनिंग कर देगा, क्या कर देगा, फिर बार्गेनिंग, समझ रहे बात को, फिर बार्गेनिंग आपको दे दी जाएंगी। तो यानी कि दो तरह के डिसीजन कोर्ट दे सकते हैं, एब्सोल्यूट सेट असाइड या टर्म्स एंड कंडीशन में मॉडिफाई, टर्म्स एंड कंडीशन में मॉडिफाई। क्लियर है बात, चलिए। अच्छा प्रूफ कौन करेगा ये कि मेरे साथ गलत हुआ है, या वो करेगा जिसने गलत नहीं किया? ऑब्वियसली जो डोमिनेंट पोजीशन में है वो बताएगा कि मैंने गलत नहीं किया। डॉक्टर विल प्रूव, टीचर विल प्रूव, गुरु विल प्रूव, पेरेंट विल प्रूव कि मैंने नहीं किया। और मैं लास्ट में वही बात दोबारा बता रहा हूं, डोमिनेंट पोजीशन पर से इज नॉट बैड, इटसेल्फ इज नॉट बैड, इट्स यूज्ड टू ऑब्टेन द एडवांटेजेस बैड। यहां पर एक बात बताओ, याद आ गया, मैं पहले पूछना भूल गया, आपने कहा फ्री कंसेंट का मतलब है सेम थिंग इन सेम मैनर, यू नो, उसको लैटिन में क्या बोलते हैं? कंसेंसस एड आइटम, याद है? ये पूछा जा सकता है कई बार पेपर में, फ्री कंसेंट नहीं तो पूछता व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंसस एड आइटम, बच्चा कहता है ये कहां से आ गया, वहीं से आया ये, ठीक है ना। जैसे पूछा जाए क्विड प्रो क्यो क्या होता है, कंसिडरेशन होता है, एब इनिशियो क्या होता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग होता है, प्राइमा फेसी क्या होता है, एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस होता है, वो सारी बात है, राइट। चलिए अब ये केस स्टडीज की बात है नोट्स में, इसको तो मैं अलग लेक्चर में आराम से 2-4 केस स्टडी सोल्व करेंगे हर एक केस से, इसको भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हर एक केस स्टडी को सोल्व किया जाएगा। फ्रॉड, अच्छा आप लोगों ने ना कर्शियन अनड्यू इन्फ्लुएंस शायद जिंदगी में ना सुना हो, लॉ से पहले फ्रॉड सबने सुना होगा, छोटा बच्चा भी एक बार पढ़ता ना 5 साल का, उसको भी कहीं ना कहीं लिखा था फ्रॉड, धोखा। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड होता है, देखो लॉ को छोड़ दो, नॉर्मली धोखा करना, किसी धोखे से काम करवाना, पैसे लेना, प्रॉपर्टी करवाना, गलत काम करवाना। 5 बातें नॉर्मली आती है। पहला, एनी सजेशन एज टू फैक्ट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय द वन हु डजंट बिलीव इट टू बी ट्रू। आपको पता है बात झूठ है, फिर भी आप उसको कह रहे हो कि सच है, तो चीटिंग कर रहे हो, आप नहीं कर रहे। सेकंड, कोई भी एक्टिव कंसीलमेंट फैक्ट की, फैक्ट को छुपाना, आपको नॉलेज है कि ये गलत है लेकिन फिर भी आप उसको छुपा रहे हो। थर्ड, आपने प्रॉमिस किया विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, आपको पता है आपने काम नहीं करना, आपने झूठ मूठ का प्रॉमिस कर दिया। फोर्थ, डिसीव करना, डिसीव मतलब धोखा, चीट करना। फिफ्थ, कोई भी एक्टिव ओमिशन जो ऑलरेडी फ्रॉडलेंट है, जो ऑलरेडी क्या, जैसे मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में, आपने बिना जीएसटी के कोई माल बेच दिया, वो काइंड ऑफ फ्रॉडलेंट है, राइट। अब एनालिसिस किया, जैसे एग्जांपल देखिए, ए एक शॉपकीपर है, बी कस्टमर है, उसके बाद ना आर्टिफिशियल रिंग पड़ी है दुकान में, नकली इंटीमेटेड रिंग्स होती है ना, इंटीमेटेड ज्वेलरी। अब मिस्टर बी को लग रहा है कि ये असली है, और वो ए को बता भी चुका है कि ना मुझे असली चाहिए। ए को दिख रहा है कि वो नकली को असली मान रहा है, फिर भी ए उसको असली के दाम पे नकली बेच रहा है, क्या फ्रॉड है नहीं है? और मान लो मिस्टर बी जाए नकली अंगूठी ले, और ए को ना बताए मुझे असली चाहिए, ए नॉर्मली उसको भेज दे और पैसे भी नकली के ले, तो क्या वो फ्रॉड है? उसने कुछ गलत किया ही नहीं। यहां आपको दिख रहा है कि सामने वाला गलत कर रहा है, आपको नॉलेज है, फिर भी आप एक्टिव कंसीलमेंट कर रहे हो, या जान के छुपा रहे हो, या आपकी इंटेंशन ही क्या आपका फ्रॉड करने की हो। समझ रहे बात को? तो फ्रॉड को देखना पड़ेगा, फ्रॉड है या नहीं है। इसकी कुछ बातें, पहला रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपने कुछ बोला हो, अब आपको सर साइलेंस भी तो फ्रॉड होता है, उसकी बात बाद में करूंगा मैं, राइट, ठीक है। सेकंड, रिप्रेजेंटेशन फैक्ट ही होनी चाहिए, लॉ की नहीं होनी चाहिए। आपको तो हम हमेशा बात करते हैं, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ कभी यहां पर कवर नहीं होता, क्योंकि फैक्ट आप छुपा सकते हो, लॉ कैसे छुपा सकते हो? लॉ तो कहीं से पता चल सकता है, आपने सीए से वकील से लो। हाँ, फॉरन लॉ को हम क्या मानते हैं? फैक्ट मानते हैं। रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट के होने से पहले होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और आपको इसकी फॉल्सिटी का, आपको पता है झूठ है फिर भी आप कर रहे हो। फिफ्थ, आप जान के उसको इंड्यूस कर रहे हो, फोर्स करो ये कर ले, और वो आपकी रिप्रेजेंटेशन पे एक्ट कर गया, और एक्शन में उसको नुकसान हो गया, तो आपके ऊपर क्या करेगा वो? केस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए के पास बाइक है, उसको पता है बाइक में फॉल्ट है, और वो जान के उसको बोलता है कि नहीं है फॉल्ट, और बेच देता है। क्या फ्रॉड है या नहीं है नहीं बच्चों? और उसको नहीं पता बाइक में फॉल्ट है, कल तक चल रही थी, मैंने बेच दी, आज फॉल्ट आ गया, तो मेरा फ्रॉड है, मैंने जान के तो कुछ किया ही नहीं। इंटेंशन क्या? देखो अगला टॉपिक है मिस रिप्रेजेंटेशन। आपको देखने की आप गलती इनोसेंट कर रहे हो या इंटेंशनली कर रहे हो। इनोसेंट फ्रॉड ही गलती है, और जान की गलती भी फ्रॉड है। आपकी इंटेंशन मैटर करती है कि आप चाहते क्या है, राइट। वो साइलेंस, मैं अंगूठी खरीद रहा हूं, शॉपकीपर मुझे कुछ नहीं बोल रहा, तो क्या साइलेंट होना फ्रॉड है? नहीं, नॉर्मली नहीं है। यार मैंने दुकान से जाकर सामान उठाया, मैंने काउंटर पे रखा, पेमेंट करी, अब मेरे से गलत चीज आ गई, उसको क्या पता कि मेरे पास गलत चीज आई है, वो क्या तो मैं चाहता ही हूं, तो चुप रहना नॉर्मली फ्रॉड नहीं है।
बट जहां पर साइलेंट फ्रॉड है वहां पर कुछ बातें हैं। पहला, जहां पर ड्यूटी है बोलने की, क्या ड्यूटी? फिड्यूशरी, गुड फेथ में बोलना चाहिए हमेशा। आपका रोज का कस्टमर है, गलत चीज उठा रहा था, आप उससे पूछ सकते हो, बता सकते हो ना। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ सब सच बताना पड़ता है। मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है, शादी, एक बंद मतलब काइंड ऑफ एग्जांपल, आपने लड़की के फैमिली, लड़के की फैमिली सब बताते हैं नहीं बताते? अब आपको क्या, आपने पूछा ही नहीं है ना, ऑब्वियसली वहां तो बताना चाहिए ना। फैमिली सेटलमेंट के केस है तो सारी प्रॉपर्टी की, पैसे की डिटेल बतानी पड़ेगी। और शेयर अलॉटमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी जब भी शेयर अलॉट करेगी सारी कंडीशन बताएगी। और कई बार क्या होता है, साइलेंस स्पीच के इक्वली माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा सर मुझे असली ज्वेलरी चाहिए, और मैंने आपके सामने नकली देखी, उठा ली, तो मेरी तरफ से स्पीच है ना कि आपने हाँ बोली है, आपको रोकना नहीं चाहिए मुझे कि ये तो नकली है भाई, आपने नहीं रोका, तो आपका साइलेंस किसके इक्वल मान जाएगा? स्पीच के। ये भी फिड्यूशरी की एग्जांपल दे रखे हैं, इसको देख लीजिएगा। फ्रॉड का कंसीक्वेंस क्या होता है? वोडेबल, कौन सी पार्टी केस करेगी? एग्रीव्ड। तीन बातें होंगी, पहला कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा। दूसरा डैमेज क्लेम करेंगे, सर ये डैमेज का टॉपिक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया जाता है, ऑर्डिनरी डैमेज, लिक्विडेटेड डैमेज, बहुत सारी बातें। थर्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये भी ब्रीच में बताऊंगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैं करवा सकता हूं, राइट। अब ना अगला टॉपिक जो है ना, ये फ्रॉड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन में भी आएगा। कॉन्ट्रैक्ट का अवॉइडेबल नहीं होगा। दो बातें, पहला एग्रीव पार्टी के पास मींस से डिस्कवर करने के ट्रूथ विद द ऑर्डिनरी डिलीजेंस, मतलब दुकानदार ने आपको बेवकूफ बनाया। आप सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ा बच्चों आपने, कैविड एम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर। आप खुद भी समझदार बनो, मेरे फ्रॉड से आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ा, आप खुद भी पता लगा सकते थे, आपने नहीं पता लगाया, तो अवॉइडेबल है नहीं। सेकंड, एग्रीव पार्टी ने एक्चुअल में लॉस भी सफर नहीं किया। यार आपने असली ज्वेलरी ढूंढनी थी, आपने नकली उठा ली, मैंने भी दे दी, मैंने पूछा ही नहीं आपसे, तो भैया पहली बात तो आप चेक करवा लेते असली है नकली, आपने पूछा नहीं। दूसरा, नकली के लिए पैसे किसके लिए बने? नकली के, असली के तो नहीं, तो लॉस भी नहीं हुआ आपको एक्चुअल में। मेरे फ्रॉड से लॉस का हुआ आपको, और मैंने किया का एक्चुअल में, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट क्या? मिस रिप्रेजेंटेशन। आपने फ्रॉड में भी रिप्रेजेंटेशन की थी, जो आपको पता थी झूठ है मगर आपने बोला सच। यहां पे उल्टा है, या आपको लग रहा है सच है और आप बता भी सच रहे हो मगर वो सच नहीं है, मगर आपको भी लग रहा है कि सच है, आप कोनो इनोसेंट हो, आप क्या हो? आप इसको प्योरली गलती भी नहीं बोल सकते, गलती तो मिस्टेक होती है ना, ये क्या होती है? मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब मैंने आपको डिसीव कर दिया इनडायरेक्टली, मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी इच्छा नहीं थी। यार आपने मेरे से पूछा ये पानी, ये इस कंपनी का पानी अच्छा है, मैंने कहा हाँ अच्छा है, मुझे लगता था अच्छा, आपने भी, आपको अच्छा नहीं लगा। एग्जांपल, मैंने कहा इस कंपनी के शेयर में पैसे लगा लो, अच्छा है, मैंने भी लगा रखे थे यार, तो शेयर डूब गए, मेरी गलती है इसमें क्या? मेरे को उस कंपनी ने कुछ दिया, मेरी आपको डिसीव करने की इंटेंशन थी नहीं थी ना। जहां पर इंटेंशन क्रिएट हो जाए वह फ्रॉड है, जहां पर इंटेंशन को प्रूव ना किया जाए वो मिस रिप्रेजेंटेशन है, राइट। अच्छा, लेकिन इनोसेंटली करने की वजह से दूसरी पार्टी ने तो मेरे बिहाफ पे काम किया ना, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया? नॉर्मली किया जा सकता है। मैंने अपनी बाइक बेच दी, मुझे नहीं पता इसमें फॉल्ट है, फॉल्ट निकला है। अब ऑब्वियसली या तो अब मैं बाइक ठीक करा के दूंगा या बाइक वापस लूंगा ही लूंगा, ये थोड़ी कह सकता हूं कि मैं तो इनोसेंट था, तो आप भी तो इनोसेंट थे। मैं बाइक ठीक करा दूंगा या आपको बाइक वापस लेके आपको पैसे वापस दे दूंगा, वॉइडेबल है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, डैमेज नहीं क्लेम कर सकते मुझसे, मतलब अब एक्स्ट्रा नहीं, जो था ना नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में हमने तोड़ दिया, केस कर देते हैं मानहानि का, ये वो, आप मेरे से डैमेज क्लेम नहीं कर सकते। इसमें भी वही दो बातें, अगर एग्रीव पार्टी नॉर्मल तरीके से गलती, अरे आप बाइक जाते हो बाइक लेने, बाइक चला के देखते, कार की भी लोग टेस्ट ड्राइव लेकर आते हैं कि अच्छी कार है नहीं है, स्पीड की, आप एक बाइक लेकर आए बिना टेस्ट ड्राइव के, आप करो तुम्हारी बाइक तो 100 से ऊपर जाती ही नहीं है, हमें 100 से ऊपर चलानी थी, तो भाई पहले दिन चला के देख लेते, ऑर्डिनरी डिलीजेंस से आप पता लगा सकते। और दूसरा, एक्चुअल में आपको लॉस हुआ नहीं उसकी वजह से, मैंने कहा इस कंपनी के शेयर ले लो, ठीक है, आपने ले लिए, राइट। आपने गूगल पे सर्च भी नहीं किया उस कंपनी के बारे में, किसी से पूछा भी नहीं, वो कंपनी बाद में थोड़े से लॉस में चलेगी, आपके शेयर की वैल्यू हल्की सी गिर गई। आपने 100 का शेयर लिया था, मेरे कहने पे वो 200 पहुंच गया, एक दिन वो 150 पे वापस आ गया, क्या एक्चुअल में आपका लॉस हुआ उसकी वजह से? नहीं हुआ ना। और 100 से भी नीचे आ जाए, कल को बढ़ भी जाएगा, मैंने गलत बताया आपको बट आपका नुकसान नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं हो सकता। लास्ट टाइम मिस्टेक क्या होती है बच्चों जी? गलती। यहां पर मिस्टेक है अनइंटेंशनल, इनोसेंट, क्योंकि जान के की गई गलती क्या है? फ्रॉड। जहां पे एक पार्टी गलती पे यूनिलेटरल, जहां पे दोनों पार्टी गलती पे वो बाइलेटरल, और दोनों के कंसीक्वेंसेस क्या है? मिस्टेक ऑफ लॉ है, तो एक्सक्यूज नहीं है, मैंने पहले ही बताया।
लो का पता आप कहीं से भी लगा सकते हो। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मैंने आपको गलत, मैंने कहा इंडिया में मैगी अलाउड है जबकि बैन है, मान लो एक मिनट के लिए एग्जांपल, तो गलती मेरी है, आपकी भी गलती है, आपने भी मान लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड। जैसे हम इसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं ना, आपने मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, गोडाउन में पड़ा है गुड्स और वो गोडाउन में आग लग चुकी है, हम दोनों को पता नहीं चला, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। वॉइडेबल नहीं क्या होगा? वॉइड। फॉरेन लॉ को हम फैक्ट मानते हैं, क्या मानते हैं? फैक्ट। क्लियर है? तो क्या हुआ बेटे फ्री कंसेंट में? 4 केसेस में वॉइडेबल हो गया, एक केस में क्या हो गया? वॉइड। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक? देखें एक बारी, क्या कहा बेटे? क्या बोला है? यू शुड बी। चलो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बेटे जाग जाइए, ड्राइंग रूम में नहीं बैठे बेटे, ना बेडरूम में बैठे हो, वेब सीरीज नहीं चल रही सामने, लोगों की क्लास चल रही है, बोर हो गए हैं, आगे ध्यान दो। क्योंकि देखो बेटे आज जागना बड़ा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो पेपर में जाके सोना पड़ेगा और वहां नींद भी नहीं आएगी। चले, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप हमारे बुक के उस पर चलेंगे तो 9th चैप्टर है, लास्ट है, बीच में एक 7th है परफॉर्मेंस और 8th है ब्रीच, उसकी बात बाद में करेंगे। सुन रखा है कभी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? अरे सर पहले चैप्टर में बताया था, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है विच हैज बीन क्रिएटेड बाय लॉ। एग्जांपल फाइंडर ऑफ गुड्स, विटनेस, याद है? मतलब आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, कानून करवाता है। ये होती है ऑब्लिगेशन इंपोज्ड बाय लॉ बेस्ड ऑन 3 थिंग्स। क्या क्या चीजें? इक्विटी, जस्टिस एंड तेरी, याद है आपको? बहुत बढ़िया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की 3 बातें होती है, पहला मनी का राइट होता है ये, सेकंड लॉ के द्वारा इंपोज होता है और एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट होता है। ये 5 केस जो इसके अंदर है ना, ये थियोरेटिकली भी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड गिव सम एलिमेंट और एग्जांपल्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो 5 बातें आपने लिखनी होती हैं। जैसे पहला क्या? ऑब्लिगेशन ऑफ नेसेसरी सप्लाई। आपने टॉपिक पढ़ रखा और नहीं भी पढ़ रखा, पूछो कैसे? आपने माइनर के रिलेशन में पढ़ रखा है, मगर मैं बताऊंगा हर एक व्यक्ति जो इनकेपेबल है उसके रिलेशन में। जैसे वो अनसाउंड माइंड का है, कोई गरीब आदमी है, कुछ भी है, आपने किसी व्यक्ति को जो कि इनकेपेबल है, इनकम्पिटेंट है, आपने नेसेसरी सप्लाईज की। क्या सप्लाई की बच्चों? नेसेसरीज के एग्जांपल फूड, क्लॉथ, शेल्टर और एजुकेशन और मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ब्रांडेड कपड़े, जूते ब्रांडेड नहीं ना? एग्जैक्टली। अच्छा, क्या नेसेसरी और नेसेसिटी दोनों एक ही है? नहीं, नेसेसरी है, राइट? ये सारी बातें। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? आपने किसी इनकम्पिटेंट पर्सन को या उसकी फैमिली को या उसके डिपेंडेंट्स को भी दी। मान लो एक आदमी का अनसाउंड माइंड है, आपने उसके बच्चों की, बीवी की मदद कर दी, बाद में वो ठीक हो गया तो आप उससे रिकवर कर सकते हो प्रॉपर्टी से ना। ये नहीं कि उस व्यक्ति पे जो डिपेंडेंट है उसकी भी कर सकते हैं। अब आपको ये भाई कोई ना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है, उसकी मोरल ड्यूटी है। जब आप एक आदमी की मदद करते हो तो क्या उसको आपको जो है रिस्टोर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बट यहां पर एक कंडीशन है, पूछो क्या? आप उसकी एस्टेट से, उसकी प्रॉपर्टी से रिकवरी कर सकते हो, किसी और व्यक्ति से नहीं कर सकते, और जितनी प्रॉपर्टी है उतनी रिकवरी कर सकते हो, चाहे आपका अमाउंट ज्यादा भी क्यों ना हो। याद है मैंने बताया था माइनर में आपने 1 लाख की हेल्प की और 40,000 है उसके पास प्रॉपर्टी में, तो कितने मिलेंगे? 40,000। क्लियर? एग्रीमेंट बाय एन इंटरेस्टिंग पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन मतलब मनी पेड ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर। आपके एक दोस्त ने दूसरे की पेमेंट करनी है किसी व्यक्ति की, आपने अपने दोस्त की मदद कर दी, आपने कहा तेरी बिहाफ मैं कर देता हूं, वो बंदा चला गया, बात खत्म। अब अपने दोस्त से पैसे ले सकते हो? ले सकते, ले सकते हो। आप सिर्फ उसके बिहाफ पर पेमेंट कर रहे थे, आपकी उसको फ्री में देने की कोई इंटेंशन नहीं थी। एंड ऑल्दो आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं है, आपने एग्रीमेंट थोड़ी कराया था, देख मैं तेरे बिहाफ पर पैसे दे रहा हूं, तू मुझे दे दो, आपने कोई रिटर्न ऑनर में बोला ही नहीं। बट ऑब्वियसली अगर मैंने आपके बिहाफ पर पेमेंट की तो आपकी मोरल ड्यूटी लौटाने की है नहीं है? मैं मांगने क्या पैसे? आप कह रहे हो आपने एग्रीमेंट किया था, मैंने क्या मदद की, आपने कहा था भाई साहब या तो एक्सप्रेस होना चाहिए या लिखा होना चाहिए या और होना चाहिए, तो मैं क्या इसको इंप्लाइड कहता हूं? मैं प्रैक्टिकली इसको इंप्लाइड भी नहीं कहूंगा, मैं इसको क्वासी कहूंगा। क्या कहूंगा? मैं तुम्हारी ड्यूटी है, मैंने आपकी मदद की तो आप मुझे पैसे नहीं दोगे, देना पड़ेगा, राइट? जैसे देखो एक और एग्जांपल है बड़ा शानदार, मैंने प्रॉपर्टी लीज पे ली, मैं मिस्टर बी मान लो, जो लीज लेता है उसको बोलते हैं लेसी, जो देता है वो होता है लेसर। एज पर रूल जो भी गवर्नमेंट के एरियर हैं, टैक्स हैं, लेसर को देने होते हैं। अब मैं प्रॉपर्टी वेटर, मैं किराएदार हूं, मेरे पास आगे मांगने वाले, मैं टैक्स दे दिया, 20,000 का टैक्स दे दिया मैंने। अब टैक्स देना किसकी ड्यूटी थी? आपकी। तो आप मुझे दोगे या नहीं दोगे? मैंने कहा 20,000 भिजवा देना भाई साहब,
या तो मैंने 5 लाख का एग्जांपल दिया, मैं 20 का बोलता हूँ। मैंने फोन किया, मैं कहा भाई साहब वो गवर्नमेंट वाले आए थे 20,000 टैक्स लेके, भिजवा देना। आपने कहा आप मेरे से पूछ के दिया था क्या? कोई लॉजिक है इस बात का? टैक्स तो भरना वैसे भी था, वैसे भी था, एक तो मैंने आपके बिहाफ पर काम कर दिया, तो आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर? थर्ड, पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट। नॉन ग्रेशियस क्या होता है? मैंने बेलमेंट में एग्जांपल दिया था फर्स्ट पार्ट में, 2 तरह के एक्ट होते हैं, ग्रेशियस नॉन ग्रेशियस। ग्रेशियस होता है गिफ्ट, जब मैं फ्री में आपके लिए काम कर रहा हूं। नॉन ग्रेशियस, मैं फ्री में काम नहीं कर रहा। प्रोमिसर हैज डन समथिंग फॉर यू एंड ही हैज नॉट इंटेंडेड टू डू इट ग्रेशियसली। उसने कभी नहीं बोला, ना उसकी इच्छा थी फ्री में काम करने की, और प्रोमिसी ने उसका एंजॉय किया। राइट? एग्जांपल में देता हूं आपको हमेशा। आपने पड़ोस वाली आंटी के पास ट्यूशन रखी, वो सबको 500 रुपए महीने में पढ़ाते हैं आंटी, मान लो। आपकी पड़ोस की आंटी, आपका प्रेम प्यारा था, पढ़ने चले गए, आंटी ने पैसे नहीं मांगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, आंटी ने 2 महीने में पैसे मांगे, आपने कहा आपने तो कहा ही था कि पैसे लूंगी। ट्यूशन वाली आंटी फ्री में पढ़ा देगी आपको? या तो आपने बात की, उन्होंने कहा हो ना, उन्होंने बोला फ्री ना आपने बोला फ्री, ना उन्होंने अग्री किया, तो पैसे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। राइट? देन बेलमेंट, बेलमेंट में भी एग्जांपल सेम वही। दिस बेलमेंट और फाइंडर ऑफ गुड्स सेम तरह से चलते हैं, इसलिए लिखवा रखा है। जब कोई व्यक्ति आपको गुड्स देता है बेलमेंट पे, या आपको सड़क पे चलते गुड्स मिलते हैं, तो क्या करते हैं? है ना, मैंने क्लास में पूछा, मैंने कहा सड़क पे चलते मोबाइल फोन मिल गया क्या करोगे? बच्चा कहता है पहले सिम निकाल के फेंकेंगे। ऐसा नहीं करना, आपको उसके गुड्स की टेक केयर करनी है प्रॉपरली। आपको गुड्स एप्रोप्रिएट नहीं करने, मिक्स नहीं करना, यूज नहीं करने। थर्ड, जब ओनर मिल जाएगा तो आपको गुड्स रिस्टोर करने हैं, वो अलग बात है। पेरिशेबल गुड्स हैं तो बेच दो, ओनर मिल गया तो पैसे देंगे। समझ रहे बात को? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब मोबाइल मिल गया सड़क पे, क्या करोगे? संभाल के रखोगे, यूज नहीं करोगे, ओनर को ढूंढोगे, जिस दिन ओनर मिल जाएगा उसके बाद उसको वापस दे दो। अब ये ना बोलना कि मोबाइल पेरिशेबल है ना। मेरे को आईफोन 14 मिला, मेरे को पता चला कि 15 लॉन्च हो रहा है, मैंने कहा ये तो पेरिशेबल है, बेच देते हैं। ऐसा नहीं कुछ करना, है ना। चलिए, फिफ्थ, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कशन। मैंने कशन में बताई थी बात। मैंने आपको ना गन पॉइंट पे आपसे 1 लाख रुपए, मैंने गन पॉइंट पे 3 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में ले लिया आपसे। अब मेरे ऊपर केस कर दिया आपने, मैंने प्रॉपर्टी वापस दे दी, आप मेरे 1 करोड़ वापस दोगे नहीं दोगे? देंगे। सेकंड, मैं किसी को पेमेंट कर रहा था, मैंने गलत नंबर पे गूगल पे कर दिया 5,000 रुपए। अब वो मैं उसको फोन करूंगा, मेरे को पेमेंट वापस देगा ही देगा? ऑब्वियसली देना पड़ेगा। तो मिस्टेक हो या कर्शन हो, गलती से काम हो गया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। इवन गुड्स भी होता है ना, कई बार क्या होता है, पड़ोसी का कुरियर आपके घर में आ गया, है ना, पड़ोसी ने मोबाइल मंगाया, आपके घर में आ गया, आपने निकाल के सिम डाल के यूज कर लिया। कर सकते हो क्या? नहीं, ऐसे नहीं करते, है ना। चलो, क्लियर है? अपना पेपर में एक डिफरेंस फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है और आता भी है, क्वासी और नॉर्मल का डिफरेंस। देखो डिफरेंस क्या है, क्वासी में ऑब्लिगेशन लॉ डिसाइड करता है, नॉर्मल में आप खुद करते हो। क्वासी का एसेंशियल एलिमेंट जो होता है वो जनरली प्रेजेंट नहीं होता। एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, वो तो होती नहीं, इसमें होती है। सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में ही केस किया जा सकता है। अगर मेरा मोबाइल आपको मिल गया और मुझे पता चल गया आपको मिल गया, और अपनी तरह में क्या आपके ऊपर केस कर सकता हूं? ऑब्वियसली कर सकता हूं। कुरियर वाला बता देगा पड़ोसी घर गया, केस करूंगा। तो दोनों में केस किया जा सकता है। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है कंटिजेंट, आराम से बढ़ेगा, इस पे नॉर्मली केस नहीं आता, थ्योरी आती है इस पे भी। कंटिजेंट, यहां पर वेजिंग से डिफरेंस भी समझेंगे इसका। राइट? वेजिंग याद दिलाना क्या था सर? वेजिंग तो बैटिंग थी, विन और लूज थी, अनसर्टेन इवेंट पे पैसे देने की, फिर वो था भी मनी का, खाली किसका था? मनी का। और मेन कॉन्ट्रैक्ट ही वही था। यहां पर क्या है, यहां पर हम कोलैटरल इवेंट की बात करेंगे। किसकी करेंगे? कहता है a contract to do something or not to do something if some event collateral to the main event happen or doesn't happen. मेन इवेंट अलग है, कोलैटरल अलग है। मेन क्या है? मैं बाइक लेके आया, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया, मेन पार्टी मैं और इंश्योरेंस कंपनी। लेट्स से कंपनी बताओ यार बढ़िया सी कोई, अमेज़न में इंश्योरेंस देती है। भगवान क्या होगा इस देश का? इफको टोक्यो मान लो, जनरल इंश्योरेंस कर दिया इफको टोक्यो। अब कॉन्ट्रैक्ट है इफको टोक्यो और मेरा। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? मैं उनको साल का प्रीमियम दूंगा और मेरे को बाइक का इंश्योरेंस देंगे। बट कोलैटरल क्या है? कोलैटरल क्या है कि मेरी बाइक को डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो खर्चा भर के देंगे। तो कोलैटरल क्या होगी? बाइक। पार्टी हम दोनों है, कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस का है, मगर क्या बोला गया, अगर बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो वो होगा भी और शायद ना भी होगा। एक चीज तो होगी, या तो होगा या नहीं होगा। इसको बोलते हैं कंटीजेंट। जहां पर मैंने बोला था वेजरिंग अलाउड नहीं, यहां पे कंटीजेंट क्या अलाउड है। वहां पर कहता है आप इंटरेस्टेड नहीं थे, आपको पैसे से मतलब। यहां पर हम पैसे में इंटरेस्टेड नहीं है, यहां पर मैं भी अपनी बाइक की सुरक्षा में इंटरेस्टेड हूं। मैं चाहता हूं एक्सीडेंट ना हो, ये नहीं कि मुझे पता इंश्योरेंस से पैसे लेने तो एक्सीडेंट कर दूं मैं।
ना वो चाहते हैं ना मैं चाहता हूं, हम पूरे इंटरेस्टेड है कि व्यक्ति सुरक्षित रहे, उसकी बाइक सुरक्षित रहे। ऐसे लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, भगवान ने करे आपको कुछ हो गया तो कहते ना लाइफ इंश्योरेंस वाले आए, इतना अच्छा प्लान समझा के गए, बंदा कहता है मेरे को तो जीने से ज्यादा मरने के फायदे लग रहे हैं। ऐसे ना गाड़ी का, बाइक का, हर चीज का इंश्योरेंस होता है। कलाकार लोग करते हैं जो यार, जो पियानो वाले होते हैं वो अपनी उंगली का करा लेते हैं इंश्योरेंस, सिंगर्स लोग अपने गले का कराते हैं इंश्योरेंस। तो देयर मैनी थिंग्स, बहुत कुछ होता है आज के टाइम में। इंश्योरेंस करवा लो। और इवेंट कोलेट्रल होगा, क्या होगा? कोलेट्रल, राइट। देखिए इसकी 3 बातें, 4 बातें सॉरी, हैपनिंग नॉन हैपनिंग इसमें भी होंगी। इवेंट कोलेट्रल होगा, और ये मेयर विल पर नहीं है, इच्छा नहीं कि बारिश आए तो 100 रुपये दूंगा। इंश्योरेंस कंपनी लिखित में देगी कि आप ये टर्म्स कंडीशन पूरी करो, आपकी लाइफ को, आपकी हेल्थ को, आपकी गाड़ी को, आपके घर को कुछ होगा तो हम पैसे देंगे। एंड लास्ट, इवेंट अनसर्टेन है, मस्ट नॉट टू बी बाउंड है, हमेशा होगा जरूरी नहीं है। बंदे के हमने इंश्योरेंस किया 80 साल तक, अगर आपकी मृत्यु होगी तो बंदा भगवान करे 80 से ऊपर जी जाए। आपने बाइक का इंश्योरेंस लिया, इंडिया में 90% बाइक के इंश्योरेंस कभी क्लेम ही नहीं होते, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं होते 90% के जिन्होंने इंश्योरेंस लिया होता है। मेडिकल इंश्योरेंस भी हर लोग 20-20 साल तक प्रीमियम भरते हैं, जब बीमार होगा तभी तो मेडिकल इंश्योरेंस लेगा। ये थोड़ी कि आज मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं पैसे लेने हैं, जैसे भगवान बीमार करते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं लोग। उम्मीद यही करते हैं कि इंश्योरेंस सेफ्टी के लिए हम बीमार ना ही हो। भाई साहब पैसे तो वो दे देंगे, डिस्कंफर्ट तो आपको होगा, दवाइयां खानी पड़ेंगी, बीमार हो गए, तबीयत खराब होगी, तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए है। दुनिया में कोई आपसे पूछे कंटीजेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल इंश्योरेंस देना, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरिड इंश्योरेंस, जनरल में सारे आ गए, मकान, बाइक, सारे सब कवर हो गए। क्लियर है? क्लियर है बात? इसमें थ्योरेटिकली ये 5 अच्छे टॉपिक है जो समझने हैं आपको। पहला कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब होता है, मतलब कब पैसे मिलते हैं, इन शॉर्ट है। पहला है, अब मेरे को आप बताएंगे, ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट जो हैपनिंग पे इन्फोर्स होगा, तो कब होगा वो? हैपनिंग पे होगा। इट कांट बी एनफोर्स जब तक वो होगा नहीं, और तभी एनफोर्स होगा जब होगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट इंपॉसिबल हो गया तो एग्जांपल, मैंने बाइक का इंश्योरेंस कराया, बाइक बेच दी, अब मेरे को तो इंश्योरेंस मिलेगा नहीं। किसी व्यक्ति ने मेडिकल इंश्योरेंस कराया और भगवान को ही पैरा हो गया व्यक्ति, मेडिकल तो मिलेगा नहीं उसको, उसको लाइफ मिलेगा, एग्जांपल है ना, समझ रहे बात को। सेकंड, नॉन हैपनिंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा नॉन हैपनिंग पे, आपको ये क्या मतलब हुआ? ये जनरली शिप का होता है। मैंने 7 समुद्र पार जहाज भेज दिया, मैंने कहा शिप वापस ना आई तो आप मुझे पैसे दोगे। आपने कहा ठीक है। अब ये कब तक नहीं, सॉरी, ये कब मिलेगा अगर शिप वापस ना आई? और शिप वापस आ गई तो वॉइड हो गया ना, फिर तो खत्म हो गया, इंपॉसिबल हो गया ना। जो शिप वापस आ गई वो डूब कैसे जाएगी दोबारा? आपको अगली बार भेजा दोबारा इंश्योरेंस होगा। शिप के केस नहीं होता, जितनी बार माल भेजते हैं उतनी बार इंश्योरेंस होता है, राइट। देखो शिप का एग्जांपल है। अच्छा, कंटीजेंट अबाउट कंडक्ट ऑफ सम पर्सन, किसी और के व्यक्ति के पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। कंटीजेंसी फ्यूचर में आ सकती है, मतलब डिपेंड अपॉन एक्ट, और अगर इंपॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को कहा मैं 10 लाख लूंगा अगर तुमने सी से शादी करी। जैसे कहते हैं फिल्मों में दादाजी कहते हैं अगर तुमने मेरी पसंद की लड़की से शादी की तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। अब दादाजी को लड़की पसंद आई, उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली, पैसे मिलेंगे? इंपॉसिबल हो गया, क्या करें? तो सी पे डिपेंड, आप पे नहीं डिपेंड करता कि आप उससे शादी करोगे, वो आपसे करेगा, उस पर डिपेंड करता है। आपको मैं तो कर लूंगा, वो नहीं करना, अच्छा दफाओ, फिर तो डिपेंड करेगा। अच्छा, इसका और फर्दर कंटीजेंसी भी होती है, पूछो कैसे? वो जो लड़की थी जिसको आपने पसंद किया था दादाजी ने, सी नाम था उसका, आपका नाम बी है, सी ने शादी करी डी से, चलो कहानी खत्म होगी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सी ने डिवोर्स दे दिया डी को, सी वापसी आ गई तुम्हारी जिंदगी में, मतलब राहुल में वापस आ गई, तो राहुल को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, बात खत्म। समझ रहे हैं? मतलब कंटीजेंसी की फर्दर कंटीजेंसी भी हो सकती है। अब मान लो, और हमेशा नहीं होती, मान लो लड़की की मृत्यु होगी, अब वो नहीं वापस आएगी। कहीं सोचो हे भगवान मेरे करण अर्जुन आएंगे नहीं आएंगे, ध्यान रखना, एग्जाम्पल सही देना पेपर में आए तो। कहीं बोल दो कि सी डेड होगी, डेथ होगी उसकी, कल को वापस भी आ सकती है, नहीं आ सकती भाई। जिसकी शादी हो डिवोर्स हो सकता है, वापस नहीं आ सकती। समझ रहे बात? नहीं समझ रहे, है ना? चले, फोर्थ है कंटीजेंट अपॉन हैपनिंग इन सम इवेंट फिक्स्ड टाइम। मैंने आपकी ना बाइक का इंश्योरेंस दिया, मैं इंश्योरेंस कंपनी वाला, 1 साल का इंश्योरेंस दिया। 1 साल मतलब 1 साल, अगले साल दोबारा लेना पड़ेगा ना। तो अगर वो इवेंट फिक्स टाइम में हो गया, 1 साल में बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो पैसे दूंगा। 1 साल से ऊपर हो गया और आपने इंश्योरेंस दोबारा मिल लिया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड, क्योंकि भैया मेरी जिम्मेवारी 1 साल की थी, उसके बाद की नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो अपॉन हैपनिंग इन फिक्स टाइम, सेम बात। आपने मेरी शिप की जिम्मेवारी 1 साल की ली थी, 1 साल में शिप वापस ना आई, अब क्या होगा?
अगर 1 साल के अंदर शिप वापिस ना आई या बाद में आई तो भी एनफोर्सेबल, एक ही बात है ना। आपने कहा था 1 साल में शिप वापिस आएगी, नहीं आई तो पैसे देंगे। मेरी शिप 13वें महीने वापिस आ गई, मैंने तो आपसे 12 महीने में पैसे ले ही लिया, अब क्या पैसे वापिस दूंगा आपको? नहीं, आपके टाइम में तो नॉन हैपनिंग नहीं हुई ना। या फिर मान लो पहले ही आ गई है, शिप आ गई टाइम पे, पैसे मिलेंगे मुझे? नहीं मिलेंगे। समझ रहे बात को? नॉन हैपनिंग में क्या कंसेप्ट है? नॉन हैपनिंग विद फिक्स टाइम है। नॉन हैपनिंग पे पैसा मिलेगा, अगर फिक्स टाइम के बाद हैपन होगा तो भी पैसा मिलेगा, क्योंकि उस टाइम में तो हैपन नहीं हुआ ना। वो शिप की जिम्मेदारी 1 साल की थी ना, 1 साल के अंदर आनी चाहिए थी। 1 साल में नहीं आई, पैसे दोगे, चाहे 13वें 14वें 15वें महीने आ जाए तब भी मिलेंगे मुझे पैसे। समझ रहे बात को? लास्ट, अगर हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट है तो ये तो वॉइड एब इनिशियो, बात खत्म। इम्पॉसिबल, चाहे इम्पॉसिबिलिटी आपको पता है नहीं पता, दोनों ही केस में क्या है? वॉइड। क्या है? वॉइड। 6 तरह के कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ये क्वेश्चन अगर स्ट्रेट आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा? या 6 का आएगा या 8 का आएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस शब्द तो आपको आता ही होगा, आजकल के बच्चों को बड़ा अच्छा आता है ना? बेटे होमवर्क नहीं करके आया? सर मेरी नोटबुक घर पे रहेगी। परफॉर्म करना। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आपकी परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो जी, अब कॉन्ट्रैक्ट किया तो करना पड़ेगा ना, है ना? तो जनरल रूल के कहता है, यहां पर एक नई बात आएगी आपके लिए, परफॉर्म करना जरूरी नहीं है, ऑफर टू परफॉर्म भी चलेगा। टेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेंडर। कहता है पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव परफॉर्मेंस अनलेस इट इज डिस्पेंस विद एक्सक्यूज, या एक्सक्यूज इन लो, मतलब इम्पॉसिबल होगी, कानून ने मना कर दिया, अलग बात है। नॉर्मली आप या तो परफॉर्म करेंगे या परफॉर्म करने का ऑफर देंगे। आपने लड्डू का ऑर्डर दिया, अब या तो भाई आपके डिलीवरी कर देगा या फोन कर देगा, भाई साहब लड्डू तैयार है, मैं तो वो परफॉर्म करने को तैयार है, अब आपकी मर्जी, आप लो या ना लो। एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस की, आदमी ने काम कर दिया, आपका सामान पहुंचा दिया। एक होता है टेंडर, ऑफर टू परफॉर्म। परफॉर्मेंस रेडी है, ड्यू हो चुकी है, वो फोन कर रहा है आपको, या बता रहा है कि भाई साहब परफॉर्मेंस ड्यू है, बता दो कब भेजना है, तो वो ठीक है अपनी जगह, वो ठीक है। ठीक है, क्लियर बात? अब क्या होगा? इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ प्रॉमिस, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। हलवाई ने आपको फोन किया, भाई साहब लड्डू तैयार है, आपके 100 किलो लड्डू थे, ले जाओ, या कहते हो भिजवा देता हूं। आपने कहा नहीं चाहिए, आपने मना कर दिया, क्या होगा? सोच कर देखिए। सामने वाले ने ऑफर लेने से मना कर दिया। अब पहली बात, आप मान लो हलवाई हो, आपकी लायबिलिटी खत्म ना। अब आप वो लड्डू जहां मर्जी बेचो, बट उसने आपका नुकसान कराया, आप पैसे भी लोगे उससे और डैमेज भी लोगे। क्या लोगे? डैमेज। मतलब जिस पार्टी ने रिफ्यूज किया है वो फंसेगी। अब क्योंकि आपने मेरे को मना किया, मैं तो एग्रीव्ड हो गया ना, मैं तो दुखी आदमी हूं, अब मैं आपके ऊपर क्या करूंगा? केस करूंगा, याद रखिएगा। और अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने आपको ऊपर केस कर दिया, आपने कहा चलो छोड़ो केस वापस लो, मैं लड्डू खरीद लेता हूं। भाई साहब मैं लड्डू बेच दिया, मैं नहीं बेचता आपको, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है ना, मेरी मर्जी है, मैं जो करूंगा। मैं लड्डू कहीं और बेच दूंगा और आपसे डैमेज क्लेम करूंगा कि आपने मेरा टाइम और मेरा पैसा वेस्ट करा दिया। समझ रहे बात को? मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। क्लियर है? मतलब कि आप ये कहना चाहते हो मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी मगर मेरे राइट्स रहेंगे। राइट? बस कंडीशन है इसकी, पहली कंडीशन ये कि कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल। हलवाई ने फोन किया, भाई साहब लड्डू तैयार है फॉर एग्जाम्पल, या गुड्स तैयार है, कोई कंडीशन लगाएगा कि अभी आ जाओ 10 मिनट के अंदर तब दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ऐसे नहीं कर सकते आप, यू कांट मेक ए कंडीशन। राइट? सेकंड, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे करें बात। आपने कहा लड्डू तैयार है फलानी जगह पे, वहां से जाके उठा लो। आपको बिजनेस प्लेस पे करना है और टाइम पे करना है। आप घर पे सो रहे हो, 2 बजे हलवाई का फोन आया, भाई साहब सामान तैयार है, अब 2 बजे फोन करने का टाइम है, आपने कहा दिन में, आप उसको कह रहे दिन में क्यों लेगा, हमने अपनी लेबर बिठा के स्पेशल अभी बनाया, अभी लेके जा। ऐसे नहीं कर सकता ना, प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस। एंड थर्ड, अगर जो ऑफर है वो ऑफर टू डिलीवर समथिंग है तो प्रोमिसी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग द गुड्स मिलना चाहिए। आपने मेरा सामान पैक कर दिया, मैंने कहा दिखाओ खोल के चेक करो, आपने कहा नहीं चेक कराएंगे, घर जाके देखना। आप मुझे, इवन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी कहता है सेम बातें, आप मुझे मेरे द्वारा ऑर्डर की गई गुड्स को इंस्पेक्ट करने से मना नहीं कर सकते। आप मना करोगे तो मैं रिफ्यूज करूंगा, आप मेरे ऊपर केस नहीं करते। उस केस में कोई गलती किसकी है? आपकी। देखो अल्टीमेटली एक ही बात है, जो गलती करता है उसके ऊपर केस होता है, जिसका गलत होता है वो केस करता है। इंस्पेक्शन देनी पड़ेगी आपको, इंस्पेक्शन देनी पड़ेगी। क्लियर बात? यार आप मार्केट में जाते हो कुछ भी, इवन ऑनलाइन खरीदते हो, वो भी आपको 45 डेज 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी देते हैं कि चीज खराब ना निकली हो, तो सब जगह मिलना चाहिए। अच्छा, आपने मना नहीं किया, इस बार मैंने मना कर दिया, मान लो। अच्छा एग्जाम्पल देता हूं,
अब ताज होटल्स में एक सिंगर है, गाना गाना था उसने, मिस्टर ए ने 7 नाइट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 10,000 रुपए पर नाइट के पैसे मिलेंगे गाना गाने के। मिस्टर बी मैनेजर है, 4 रातों तक उसने परफॉर्म किया है, 5वीं नाइट को वो विलफुली एब्सेंट हो गया है नहीं। अब बी क्या करेगा? बी के पास 2 ऑप्शन है, या तो इग्नोर करके 2 दिन गवा लेगा उससे, या ही हैज अ फुल लिबर्टी टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट। वो कहेगा 3 दिन भी भाई साहब आने की जरूरत नहीं है, अब खत्म ऑब्वियसली ना। अब आप अगले दिन ये नहीं कहते यार 2 दिन तो मेरे को मौका दे दो, नहीं ना। मर्जी किसकी चलेगी? बी की। अगेन गलत किसने किया? जो गलत करता है उसकी मर्जी चलती है, दूसरे की चलती है। क्लियर बात है? तो क्या कहता है? व्हेन ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फॉर परफॉर्मिंग, कि मैं नहीं कर सकता, then the promisee may put an end to the contract unless he signifies by word that he is interested in continuous, unless कि वो कह दे चलो यार कोई नहीं, एक दिन नहीं आए कल आ जाना, वो उसकी मर्जी, नहीं तो वो एंड कर सकता है। दोनों बातें हैं, मतलब एंड करो या कंटिन्यू करो, मर्जी किसकी चलेगी? होटल वाले की। सिंगर की नहीं चलेगी, सिंगर की नहीं चलेगी। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करता है? पहली बात प्रोमिसर खुद करता है। नॉर्मली खुद करोगे आप, प्रोमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करता है, ऑब्वियसली करता है। पार्टनरशिप में आप पढ़ते भी हैं, हर जगह पढ़ते हैं, बट इसकी कंडीशन है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल या पर्सनल कंसिडरेशन का है तो नहीं करते। अब सिंगर के बिहाफ पे उसका बेटे तो गाएगा नहीं, आर्टिस्ट के बिहाफ पे उसका बेटे तो पेंटिंग नहीं करेगा, तो नहीं कर सकते आप। स्किल्स है यहाँ पे, क्या है? स्किल्स। प्रोमिसर का एजेंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, एक्सेप्शन इसकी भी वही है, पर्सनल स्किल। अब एक आर्टिस्ट ने आपके लिए पेंटिंग बनानी है, उसका मन नहीं है जाने का, उसने अपना एजेंट भेज दिया, तू बना ले जाके, ऐसा भी होता है। पेंटिंग थोड़ी वो बना देगा, समझ रहे बात? एंड लास्ट थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन होती है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। कई बार आपके बिहाफ पर और लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं और वो अलाउड है, वो अलाउड है। यार आप स्कूल में एडमिशन कराते हो, अब स्कूल किसी भी टीचर से पढ़वाता है, सारे टीचर थर्ड पर्सन है, कॉन्ट्रैक्ट तो आपका और स्कूल का है ना। आप मान लो आप प्रिंसिपल के पास गए एडमिशन कराने, अब आपको सारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल ही पढ़ाए, मेरे को तो आगे ऐसे ना, प्रिंसिपल तो जनरली कुछ पढ़ाता ही नहीं कुछ, समझ रहे बात को? थर्ड पार्टी कर सकती है। आपने जैसे आप अमेज़न पे ऑर्डर देते हो, आप जनरली 90% लोगों को पता नहीं होता कि कौन सेलर है, वो देख सकते हैं, देखते नहीं है ज्यादातर लोग। आपने अमेज़न पे मोबाइल ऑर्डर दिया, अब अमेज़न जिससे मर्जी मोबाइल भिजवाए आपको, जो उसके सेलर लिस्ट में होगा वहां से आएगा, समझ रहे बात को? वैसे आप भी देख सकते हो कौन है सेलर, बट जनरली हमें क्या फर्क है, हम हमारा सामान खराब आ गया, हम तो अमेज़न को पकड़ेंगे या उस सेलर को पकड़ेंगे? अमेज़न को। परफॉर्मेंस कोई भी देता है, मगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट किससे है? अमेज़न से। क्लियर है? जैसे एग्जांपल दो, ए ने बी को गुड्स डिलीवर करने हैं, अब उसने सी के भी सी से जो है भिजवा दिए और बी ने एक्सेप्ट कर दिया, तो ओके है। अगर हमने सी को ऑथराइज कर दिया तो ओके है, बात खत्म। थर्ड पर्सन दुनिया में परफॉर्मेंस देता ही देता है। जैसे आप कई बार क्या होता है, आपने किसी मकान का आपने ठेका दे दिया किसी को, कॉन्ट्रैक्टर होता है, अब वो कॉन्ट्रैक्टर मिस्त्री अलग लगाता है, लकड़ी का मिस्त्री अलग लगाता है, इलेक्ट्रिशियन अलग लगाता है, फॉल सीलिंग अलग लगाता है। आप तो उस कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ोगे, हर एक को अलग अलग पकड़ोगे, आपको मतलब नहीं उस बात से, तो थर्ड पर्सन है वो सारे। कौन है? थर्ड पर्सन। जॉइंट प्रोमिसर, इस पे केस स्टडी मिलती है, सीधी केस स्टडी। जब एक से ज्यादा व्यक्तियों ने मिलकर प्रोमिस किया तो सभी फुलफिल करेंगे प्रोमिस को, और अगर एक मर जाएगा तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, सारे मर जाएंगे सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। अब लो जॉइंट प्रोमिसर की लायबिलिटी की बात करता हूं, केस दिखेगा इसके ऊपर, देख लेना। जॉइंट प्रोमिसर की लायबिलिटी जॉइंट भी और सेवरल भी है, मतलब इकट्ठे भी है और अलग भी है। मान लीजिए 3 लोगों ने मेरे को प्रॉमिस किया, जॉइंट प्रोमिसर है, मैं एक को भी बोल सकता हूं काम करने से, वो मना नहीं करता, ये नहीं कहता कि बाकी को बोल, उस एक को मेरा काम करना पड़ेगा, वो अलग बात है। वो बाकी दोनों से अपना कंट्रीब्यूशन मांग सकता है और उसका वो अधिकार रहेगा, बट मेरे को कुछ नहीं कहता हो, मैं एक से भी मांग सकता हूं। तो लायबिलिटी क्या होगी? जॉइंट एंड सेवरल। और यहीं पे अगर जॉइंट प्रोमिस ही हो तो नहीं, यहां पर एक और बात पहले मैं आपको बता दूं, रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर विल नॉट रिलीज द अदर पर्सन। मान लो 3 बंदों ने मेरे को प्रॉमिस किया था, एबीसी ने, मैंने ए को छोड़ दिया, जा तू माफ, बट इससे बी और सी रिलीज नहीं होंगे, समझ रहे बात को? मेरी मर्जी में एक को छोड़ना चाहूं, अच्छा मैंने छोड़ा, उन्होंने नहीं छोड़ा, वो उससे कंपनसेशन ले सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। जॉइंट प्रोमिसी क्या होते हैं? जब आपने एक से ज्यादा लोगों को प्रोमिस किया है। अब जॉइंट प्रोमिसी का राइट जो है वो सेवरल नहीं है, वो जॉइंट है। यार मैंने 4 लोगों को कहा इकट्ठा सामान दूंगा, एक आ गया, मैं उसको दूंगा नहीं दूंगा, मैं चारों को दूंगा। यार मैंने 50 बच्चों को कहा कि ये क्लास लूंगा, अब 50 में से 2 बच्चे आए, बाकी बच्चे नहीं है, तो मैं मना कर सकता हूं? नहीं कर सकता, ऑब्वियसली मैं मना करता हूं। अभी नहीं कहते हम तो प्रोमिस ही, आप प्रोमिस ही नहीं हो, आप जॉइंट प्रोमिस ही हो। और जॉइंट प्रोमिसी का राइट क्या होता है? जॉइंट, सेवरल नहीं होता, समझ रहे बात को? प्रोमिसर को अकेले पकड़ा जा सकता है, प्रोमिस को अकेले नहीं पकड़ा जा सकता।
प्रोमिस ही अकेले हमारे पास कुछ नहीं करवा सकता, वो सारे आने चाहिए। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, पहला अगर टाइम स्पेस, देखो अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं किया और एप्लीकेशन भी नहीं, एप्लीकेशन का मतलब होता है कि बोलना पड़ता है कि ये काम करवा दो तो रीजनेबल टाइम में। अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो बिजनेस आवर्स में करेंगे आप, प्लेस स्पेसिफाइड होनी चाहिए, वो सारी बातें। अच्छा एप्लीकेशन है, बोला गया कि करना पड़ेगा, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपको फोन किया था ना, इवन कुरियर वाला भी आपको फोन करता है कि सामान तैयार है, बताओ कहां भेजना है या कैसे भेजना, तो आप बताओगे ना मुझे, मैं आपका वेट करूंगा बताने का। आपने ऑर्डर दिया हलवाई को, हलवाई का फोन आ गया, भाई साहब लड्डू तैयार है, बताओ कैसे करने हैं, तो अप्लाई करना पड़ेगा ना उस बात के लिए, तो उसके बाद ही काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। प्लेस, प्लेस या तो फिक्स होगी या फिक्स नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी तो बिजनेस प्लेस, या तो आपकी प्लेस या मेरी प्लेस। अदर फैक्ट, नॉर्मली क्या होता है, कई बार टाइम प्लेस दोनों ही फिक्स होती हैं, यू नो। जैसे आपके घर पे शादी, आपने हलवाई को ऑर्डर दिया, हलवाई ने आपसे पूछ लेता है कि आप सामान उठवाओगे या आपके घर भिजवाना है, दोनों बातें होती हैं, या आप बता देते हो, तो डिसाइड कर लो बात खत्म, कहां भिजवाना है, किस टाइम पर भिजवाना है। क्लियर है बात? क्लियर है? इस पे स्टेट क्वेश्चन आता है टाइम प्लेस पे। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, बच्चों ये क्या होता है रेसिप्रोकल? तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है ना मैथ्स, उसमें बोलते हैं रेसिप्रोकल। यहां पर रेसिप्रोकल मतलब है कि आपने भी करना है, मैंने भी करना है, दोनों ने एक दूसरे के लिए काम करना है। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस कैसे परफॉर्म होते हैं? पहला साइमल्टेनियसली, क्या कैसे? आप पैसे दोगे मैं आपको सामान दूंगा, ये होता है नॉर्मली, दुकान पे आते हो ना, आपने 10 रुपए दिए, उसने आपको बिस्किट दिया, बात खत्म। नॉर्मली क्या होता है? साइमल्टेनियसली। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली बता रखा है, बोला गया था पहले पेमेंट आएगी फिर सामान जाएगा, या पहले सामान आएगा उधार पे, बाद में पेमेंट जाएगी। तो किस ऑर्डर में करोगे? जो ऑर्डर बता रखे उसको फॉलो कर लीजिए, सिंपल बात है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट में कोई सीक्वेंस नहीं है बच्चों, कुछ नहीं बता रखा, क्या करें? तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे। जैसे मान लो हम पहले कुछ एडवांस लेते हैं, फिर सामान देते हैं तो हम दे देंगे, हम उधार देते हैं, हम उधार पे दे देंगे, हम पूरा कैश पहले लेते हैं, लिखो ना दुकान पे उधार बंद, आज नगद कल उधार परसों फ्री, है ना, तो आज तो नगद लेंगे हम, राइट। इस हिसाब से ट्रांजैक्शन की नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल आप बेकरी में गए, केक पड़ा सामने, क्या करोगे आप? पैसे दोगे, केक ले लोगे, बेकरी वाला जान तो उधार पे भी ले लोगे, वो आपसे पैसे मांगेगा नहीं। एक केक आपने स्पेशल ऑर्डर पे बनवाया 4-5 हजार का, आप पैसे बाद में दोगे, मगर आपको लगता है वो एडवांस लेगा नहीं आपसे कुछ, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है भाई, डिपेंड करता है। दुकान पे पड़ा सामान फिर भी उधार दिया जाता है, दुकान के बाहर या स्पेशल ऑर्डर पे बनने वाले सामान के पैसे लिए थे, एटलीस्ट एडवांस तो लिया ही जाता है। अगला है फोर्थ, रेसिप्रोकल प्रॉमिस बट वन पार्टी इज प्रिवेंटेड अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग। मतलब मैं परफॉर्म करना चाहता हूं, आप मुझे करने नहीं दे रहे, क्या करूं? आपने मुझे गुड्स बना दो, पेमेंट कर दूंगा, मैंने गुड्स बना दिए, मेरे गुड्स तैयार है, मैं फोन करूं, आप लेंगे परफॉर्मेंस, तो मैं आपके ऊपर क्या करूंगा? केस फाइल करूंगा और डैमेज क्लेम करूंगा। ये वही है जब आपने प्रॉमिस लेने से मना कर दिया। बेटे इसको ना पढ़ लेना आज जाके साथ साथ ही। फिफ्थ है रेसिप्रोकल प्रॉमिस where the promise can't be performed until the other person perform his promise। मेरा प्रॉमिस आपके प्रॉमिस पे डिपेंड करता है। कैसे? मान लीजिए आपने किसी वुड के कॉन्ट्रैक्टर को फर्नीचर का ठेका दिया और बात हुई कि टिम्बर आप लाओगे, लकड़ी आप लाओगे, और 20 दिन हो गया आपने कहा बनाया नहीं, मैं कह लकड़ी तो लाओ तभी तो बनाऊंगा, तो मेरा परफॉर्मेंस कब आएगा? जब आपका परफॉर्मेंस आ जाएगा, सामान आप सप्लाई करोगे ना, तभी तो मैं करूंगा ना। आपने घर पे हलवाई बिठा लिया, राशन आपने ला के देना है, आटा चीनी जो भी लगता है, अब आप ला के दोगे तभी तो बनाएगा या अपने आप बनाएगा? खाली कढ़ाई में करछी तो चलाएगा वो, तो आपका प्रॉमिस होगा। अब इसमें कोई ऑर्डर नहीं कि चलो आप पहले कर दो हम बाद में देंगे, बाद में क्या करूंगा उसका मैं? ऑर्डर यही है कि आपको पहले सामान देना पड़ेगा, फिर मैं आपका सामान बनाकर दूंगा। क्लियर है बात? और आपने बाद में मना कर दिया खिलवाई को कि चले यार अब बड़े दिन हो गए, खत्म, आपने कॉन्ट्रैक्टर को मना कर दिया, छोड़ हम टिम्बर देते, फर्नीचर नहीं बनाते, वो आपके ऊपर क्या करेगा? केस फाइल, और क्या लेगा आपसे? डैमेज क्लेम। वैसे जब मैं डैमेज क्लेम की बात करता हूं ना, ये मैं ब्रीच वाले टॉपिक में ज्यादा अच्छे से बताऊंगा आपको। 6 है रेसिप्रोकल प्रॉमिस में कुछ लीगल प्रॉमिस हैं, कुछ इलीगल है। क्या करें? जो लीगल पोर्शन होगा अगर सेपरेबल है तो लीगल वाला वैलिड है, इलीगल वाला वॉइड है। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट इनसेपरेबल हो तो पूरे का पूरा क्या है? पूरा क्या है? वॉइड। चलिए टाइम की बात करते हैं। अगर टाइम कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस है, एसेंशियल एलिमेंट है, और आपने टाइम पर नहीं किया तो वॉइडेबल है। टाइम एसेंशियल एलिमेंट नहीं है
2 दिन लेट भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे बात को? टाइम अगर एसेंशियल है तो पार्टी को प्रॉमिस टाइम उस डेट पे या उस डेट से पहले करना है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वोइडेबल है। अगर आप लेट से करते हो या नहीं करते तो प्रॉमिस ही आपसे कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। हाउएवर अगर आप टाइम के बाद भी परफॉर्मेंस लेने को तैयार हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया, आप कई बार लोग, मैंने आपको 15 दिन में गुड्स बनाने को, आपने 17 दिन में दिया, मैं ले भी सकता हूं, मेरी मर्जी है। लोग परफॉर्मेंस ले भी लेते हैं, और आपने अगर परफॉर्मेंस ले ली उसके बाद आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सामान ले लिया। अब आप कैसे बोल दो कि मेरा नुकसान हो गया? यू कांट क्लेम कंपनसेशन, राइट? अगर टाइम एसेंशियल नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कंपनसेशन यहां पर भी लिया जा सकता है अगर लॉस हुआ है तो। अगर लॉस को कैसे हो सकता लॉस? मैंने सामान ऑर्डर पे सप्लाई करना था, आपने 2 दिन लेट दिया, मैंने भी 2 दिन लेट दे दिया, मेरा उन्होंने 10% ना पेमेंट काट ली, तो उतना क्लेम मैं किससे लूंगा? आपसे लूंगा। समझ रहे बात को? अगर सामने वाले ने से ले लिया ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब यहां पर ना भाई फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक आ जाएगा। अगर एक्चुअल में लॉस सफर हुआ है तो ही ले सकते हो, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। क्लियर है? बोलो। इतना ना थका करो, थोड़ी एनर्जी लाओ, जवान बच्चे हो, है ना या बूढ़े हो गए हो गए? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट। याद कीजिए एक टॉपिक था कि एक ना डेटर ने क्रेडिटर के पैसे देने हैं, 5-6 बिल ड्यू खड़े हैं, 10,000, 20,000, 40,000। अब एक पेमेंट कर दिया आपने 50,000 की, तो वो कहां पर उसको एडजस्ट करेगा? समझ रहे बात को? पहले बिल में, दूसरे में, पुराने में, लेटेस्ट में। तो उसके कुछ रूल्स है। पहला, पेमेंट हमेशा इंडिकेट होती है डेटर के हिसाब से, देने वाला बताएगा पैसे कहां लगाने हैं। मैंने कहा मैं तो लेटेस्ट बिल दे रहा हूं, पिछला बाद में दूंगा, तो आपको लेटेस्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? लेटेस्ट। सेकंड, अगर डेटर नहीं बताएगा तो भैया क्रेडिटर बता देगा, दुकानदार की मर्जी ऐसे मर्जी लगा दे। अगर मैंने आपको नहीं बताया कि बिल कौन सा है तो आप अपनी मर्जी से जो मर्जी लगा सकते हो। थर्ड, दोनों पार्टी ने सोचा, फिर टाइम के हिसाब से लगता है ताकि टाइम बार्ड ना हो। कई बार पता क्या होता है, लेटेस्ट पैसे आते के पिछले वाला 3 साल निकल गया, फिर वो बेवकूफ बना गया आपको, पिछले पैसे आपके मार गया, आप उसके ऊपर केस भी नहीं कर सकते। वो अलग बात है, आप कह दोगे कि अगर वो टाइम बार्ड देने को तैयार है तो बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो हो सकता है। अब हमें क्या पता वो ईमानदार है नहीं है, इसलिए आपको इन द ऑर्डर ऑफ टाइम लगाना चाहिए। टाइम का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल, जो पहले है पहले। समझ रहे बात को? जो पहले है पहले। तो 3 तरीके हैं, डेटर की मर्जी ले लो, क्रेडिटर की मर्जी ले लो, या फिर टाइम के हिसाब से लगा लो। चले, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करेंगे, ब्रीच नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे किसी को, किसी का काम मना नहीं करेंगे, और पार्ट 3 में करेंगे। अब डिस्चार्ज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। क्या करते हैं? डिस्चार्ज मतलब क्या होता है? आप किसी अस्पताल में एडमिट हो गए, डॉक्टर कहता है आज आप डिस्चार्ज, मतलब छुट्टी, अब कुछ नहीं करना, आप घर जाना है ना। डिस्चार्ज के यहां पर 6 पॉइंट है। पहला, बाय परफॉर्मेंस, जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। बाय लैप्स ऑफ टाइम, ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, टाइम बीत गया। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ और इंसॉल्वेंसी वाला। म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये पढ़ाऊंगा मैं। इंपॉसिबिलिटी होगी या ब्रीच, ब्रीच में पार्ट 3 में करूंगा, राइट? चलिए देखते हैं। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, ए ने बी को 1 लाख रुपए देने थे, कार लेनी थी, दोनों ने कर दिया अपना काम। अरे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल परफॉर्मेंस, काम खत्म, छुट्टी। सेकंड, लैप्स ऑफ टाइम, डेट का 3 साल का होगा या 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट में पूरा करना था, आपने नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ऑपरेशन ऑफ लॉ में 2-3 बात इंपॉर्टेंट है। पहला, डेथ, प्रोमिसर की डेथ होगी तो कोई और परफॉर्म नहीं करेगा। नॉर्मली लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, मगर ये हम कौन सी बात करें? पर्सनल स्किल्स की। इंसॉल्वेंसी, जो व्यक्ति दिवाली होगा उसका कुछ नहीं कर सकते। ये एक होता है मर्जर ऑफ राइट। क्या होता है ये? क्या होता है? जब आपका इंफीरियर राइट आपका सुपीरियर राइट बन जाता है। मतलब आपने एक जगह किराए पे ले रखी थी, अब मालिक को किराया देते थे, आपने जगह खरीद ली, अब अपने आप को किराया थोड़ी दोगे, खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। आपने कहा ले भाई 50,000 रुपये, आपने कहा दे। ऐसे होता है? नहीं होता ना? सोचो बात है ना, आपका इंफीरियर राइट आपका सुपीरियर होगा, सुनने बात है इसमें। चलो कोई नहीं। या फिर आपने रिटर्न एग्रीमेंट में ऑल्ट्रेशन कर ली, अनऑथराइज, वो भी क्या? मैंने आपको चेक दिया 10,000 का, आपने पीछे 0 लगा ली, 1 लाख ओनली, खत्म भाई, छुट्टी, तेरे ऊपर केस करूंगा मैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। समझ रहे बात को? ऑथराइज ऑल्ट्रेशन अलाउड है, अनऑथराइज मैंने आपको ना चेक दिया, मैंने कहा डेट नहीं डालता मैं, जब लगाना होगा लगा लेना, तो अलाउड है, आप कर देना डेट जब लगाना हो। अब आपने मेरी डेट को चेंज कर दिया, क्या ये अलाउड है? नहीं अलाउड, ठीक है। अगला वही राइट्स लायबिलिटी सेम पर्सन में है, वही बिल्स एक्सचेंज पढ़ते हो अकाउंट्स में। ए ने बी को बिल दिया, बी ने सी को एंडोर्स किया, सी ने डी को, डी ने ई को, ई ने वापस ए को एंडोर्स कर दिया। अब ए ने खुद को ही पैसे देने और खुद से लेने हैं,
कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ए ने खुद को बोला भाई साहब पैसे, ये कहता नहीं मेरे पास आज नहीं है। ऐसे होता है नहीं ना, खत्म। डिस्चार्ज क्या हो गया? डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट। ये 4 बातें पूछी जाती हैं। कुछ लोग इसको 4 बोलते हैं, कुछ 5 बोलते हैं, पढ़ेंगे भी समझ जाएगा। पहला नोवेशन। क्या नोवेशन का मतलब? सब्स्टिट्यूशन। क्या? सब्स्टिट्यूशन। पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा और पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। वो इंटरेस्टिंग बात है। नया कॉन्ट्रैक्ट सेम पार्टीज के बीच में भी आ सकता है और नई पार्टीज के बीच में भी आ सकता है। जैसे और बी ने, ए ने बी के पैसे देने थे 50,000, नोवेशन कर ली। ए ने बी को कहा मेरे पास 50,000 नहीं, तू मेरी प्रॉपर्टी रख ले यार, जब पैसे आएंगे तेरे से प्रॉपर्टी ले लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नोवेशन। या एक और काम करो, ए ने बी के पैसे देने थे, सी ने कर दिए, तो अब ए ने अपनी प्रॉपर्टी सी के पास रख दी, भाई तू रख ले पैसे, मैं तेरे को दे दूंगा। तो पार्टी भी चेंज होगी इसमें, कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज हो गया। पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज। रिसीशन क्या होता है बच्चे? कैंसिलेशन। दोनों हमारा आपका काम हो नहीं पा रहा, तो म्यूचुअली बिना झगड़े के हम दोनों बैठे, हमने कहा डिस्चार्ज, जितना होगा हिसाब कर लेते हैं, खत्म, आज के बाद काम नहीं करना। ऐसे भी करते हैं। टर्मिनेशन। ऑल्ट्रेशन। हमने जिन टर्म्स कंडीशन पे काम किया था आज वो हम दोनों को सूटेबल नहीं है, तो हम बैठ के सिर्फ टर्म्स कंडीशन चेंज करेंगे। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ऑल्ट्रेशन मतलब टर्म्स कंडीशन चेंज, नोवेशन भी होता है, बट ऑल्ट्रेशन की खासियत, ऑल्ट्रेशन में पार्टी चेंज नहीं होती। पार्टी चेंज, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है तो ए और बी की टर्म्स कंडीशन होगी, सी नहीं आ सकती। नोवेशन में सी भी आ सकती। तो मैं कह सकता हूं कि नोवेशन के अंदर ऑल्ट्रेशन भी होती है और नोवेशन ऑल्ट्रेशन से बड़ी टर्म है। ठीक है, चलिए। रेमिशन क्या होती है? एक्सेप्टिंग लेसर पेमेंट या एक्सेप्टिंग लेसर परफॉर्मेंस। आपने किससे पैसे लेने हैं, आ ही नहीं रहे, आपने एक दिन बैठ के सेटलमेंट कर ली, भाई साहब जो देते हो दे दो, रेमिशन है। या होता है ना कई बार काम पूरा करना है, पूरा नहीं होने का, जितना होता है भाई देर से कर दे, बाकी हम करा लेंगे, रेमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेमिशन। अब कई जगह पे रेमिशन और वेवर को ना इकट्ठा रखा जाता है, बट हम अलग पढ़े इसको। वेवर क्या होता है? रेलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स, राइट्स को छोड़ना। इसमें रेमिशन का एग्जांपल भी ले सकते हो, होली या पार्टली, या कुछ और भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा भाई साहब मेरे लिए पेंटिंग बना दो, ठीक है, आपने कहा 10 दिन में, फिर मैंने फोन किया, आपने कहा 10 दिन और, मैंने फोन किया, आपने कहा महीना, मैंने फिर फोन किया, भाई साहब ना ही बनाओ आप, है ना, खत्म यार, खत्म। अब हो सकता है एडवांस पेमेंट आप मुझे वापस दो, क्या पता ना भी करो, दोनों बातें, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। अगर मैंने एडवांस पेमेंट वापस ली, उसको आप रेमिशन भी कह सकते हो, और दोनों ने अपना काम छोड़ दिया, उसको वेवर भी कह सकते हो। रेमिशन वेवर आर समटाइम्स इक्विवेलेंट माना जाता है इनको, बात समझेंगे तो कई जगह 4 भी लिखा होता है, बट हमने 5 अलग अलग पढ़े, नोवेशन, रिसिशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन एंड वेवर। चलिए, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, वही मिस्टेक वाला एग्जांपल, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेयर हाउस में सामान पड़ा है, वहां आग लगी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। एक टॉपिक आता है आपको ने क्वेश्चन मिलेगा उसके अंदर, ब्रह्मास्त्र के अंदर, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाला, वो जरूर पड़ेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट देखो, गुड्स पहले थे, बाद में डिस्ट्रॉय हो गए, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, लॉकडाउन लग गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, अब वो प्रैक्टिकली एक नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो बिगेस्ट ऑब्स्टेकल होना चाहिए। मान लो रॉ मटेरियल की थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है, वो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं और से अरेंज कर लो। मान लो आपने मुझे ऑर्डर दिया बनाने का, वो रॉ मटेरियल ना थोड़ा महंगा हो गया, अब इसमें आप इसमें कुछ कर सकते हो आप? क्या मैं मना करता हूं कि सामान महंगा हो गया? मैं नहीं करता, ये तो मना नहीं करता, ये सुपर विनिंग नहीं है। सुपर विनिंग पता है क्या है? गवर्नमेंट ने वो रॉ मटेरियल बैन कर दिया, अब तो मैं बना ही सकता ना आपको, या पानी में तो नहीं मिल रहा रॉ मटेरियल, मान लो मैं पानी में बैठा हूं, करनाल मिले तो मैं करनाल से मंगा लूंगा। थोड़ी बहुत कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी जो होती है छोटी मोटी, उसको सुपर विनिंग नहीं बोल सकते। सुपर विनिंग मतलब पक्के वाली, ये तो काम हो ही नहीं सकता। समझ रहे बात को? गोडाउन समुद्र किनारे था, बाढ़ आ गई, सामान बह गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो बच्चों, ब्रीच होता है जब एक पार्टी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने से मना कर देती है। इसमें कुछ एक्चुअल एंटीसिपेटरी होते हैं, वो पार्ट 3 में आपको पढ़ाए जाएंगे, मतलब पार्ट 3 में सिर्फ एक ही चैप्टर बचेगा, ब्रीच बड़ा छोटा सा। तो ब्रीच में भी आप क्या होते हो? डिस्चार्ज। तो यहां पर परफॉर्मेंस का टॉपिक क्या होता है? समाप्त। चलिए अब टॉपिक को करते हैं समाप्त, सारे बोलेंगे